अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन ज़मान और आप देख रहे हैं सन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की। क्या खैबर पख्तूनख्वा वाकई क्लाइमेट रिस्क वाला सूबा है? हर साल क्यों सैलाब की नज़र हज़ारों जो अफराद हैं वो बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों जानें चली जाती हैं, क्लाउड बर्स्ट होते हैं। इस वक्त भी बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं अरसम अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असम साहब, ये बताइएगा, क्या वाकई ही खैबर पख्तूनख्वा क्लाइमेट रिस्क वाला सूबा है? खैबर पख्तूनख्वा बेसिकली क्लाइमेट रिस्क वाला सूबा है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसमें क्योंकि उसकी टिपिकल जो जियोग्राफी है, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, और जो बाकी उसके मोहल्ले वकू है, उसकी वजह से उसके अंदर रिस्क ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीर, बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स जो हिली एरिया है, और शुमाली पंजाब जो मारगला हिल्स और मरी हिल्स हैं, ये वाला भी एरिया जो है। और हमारे पास को लॉन्ग टर्म ऐसा डाटा नहीं है जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही मतलब हमारे हाईली पास हिट है। सारे शुमाली इलाका जहाँ जो शुमाली है। इलाका जहाँ तो ओवरऑल जो है ये हाई रिस्क एरिया होता है इस क्लाइमेट इसमें। ठीक है। अच्छा, आपने गुज़िश्ता 5 बरस में क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से इन इलाकों में सबसे ज़्यादा बड़ी तब्दीली क्या देखी है? इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आ रही है वो आ रही है वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है। मतलब रेनफॉल जो हो रही है उसका जो पहले जो पैटर्न था, जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है, उससे चेंज हो रहा है, और उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। ये रेनफॉल में भी आ रहा है और ये टेम्परेचर्स में भी आ रहा है। ठीक है। उससे ये हो रहा है कि हमारे पास बाज़ औक़ात खुश्क या ड्राउट कंडीशन हो जाती है, और ड्राउट कंडीशन के बाद हमारे पास एकदम से कहीं बारिश हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि उसकी वजह से ये जो हमारे पास क्लाउड बर्स्ट हैं या ऐसे जो इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, इसकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो रही है। और उसकी वजह से डेफ़िनेटली हमारे जो नुकसानात हैं, उसमें जानी नुकसान, माली नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसानात, वो सारे के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इस वक्त जो इन इलाकों में सबसे बड़ा खतरा क्या है? फ्लैश फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट है, क्या है? समय इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता थोड़ा हुँ। क्योंकि कुछ एरियाज जो हैं ओवरऑल केपी के बड़ा डाइवर्सिफाइड एरिया है। उसमें कुछ एरिया के अंदर हमारे क्लाउड बर्स्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ जगह के ऊपर हमारे जो रिवर फ्लड है उसके ज़्यादा होते हैं, कुछ जगह के ऊपर, और जो अर्बन फ्लडिंग है उसके कुछ जगह पे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर फ्लड है। तो उसके हवाले से मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें, और दूसरी ये है कि ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं। इन तीनों को हम अलग भी नहीं कर सकते। बारिश होगी, वो एकदम हो जाएगी, तो वो हमारा क्लाउड बर्स्ट हो जाएगा। अरे! और अगर बारिश कंटिन्यूअस होती चली जाएगी और उससे हमारे नदी नाले भर के वो बढ़ना हो, तो वो हमें वो रिवर फ्लडिंग की तरफ ले जाएँगे। तो मतलब ये इंटरकनेक्टेड फिनोमेनाज़ हैं सारे के सारे। अच्छा, पाकिस्तान के वो कौन से अज़ला हैं जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हैं? पाकिस्तान में तो ओवरऑल तो सारा ही इस टाइम पे है, लेकिन अगर हम केपीके की बात कर रहे हैं तो केपी में जो हमारे चित्राल, अपर चित्राल और लोअर चित्राल है, ये हमारे लिए ग्लोफ्स जो हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, उसके हवाले से, लैंडस्लाइडिंग के हवाले से और फ्लैश फ्लडिंग के हवाले से ये ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि यहाँ से ग्लेशियर मेल्टिंग का चीज़ें ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगर हम उसके स्वात और ये बुनेर और इस साइड पे आएँ, तो ये वाले एरियाज़ जो हैं इनमें क्लाउड बर्स्ट और रेनफॉल और ये वाली चीज़ें वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं। और देन इफ यू कम टुवर्ड्स पेशावर, तो वहाँ पे रिवर या अर्बन फ्लडिंग के चीज़ें हैं। मर्दान और नौशहरा जो हैं, ये रिवर काबुल रिवर साथ से गुज़रता है, जब काबुल में फ्लड आता है तो ये डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जो साउथ केपी की है, लाइक डेरा इस्माइल खान, बन्नू, तो इसमें हिल टॉरेंट्स का प्रॉब्लम है। एकदम से फ्लैश फ्लड आता है, हिल टॉरेंट्स में आता है, और वो फॉर द टाइम बीइंग आता है और वो एकदम से गुजर जाता है। लेकिन उससे नुकसानात डेफिनेटली, क्योंकि नैरो वैलीज हैं और हमारी सेटलमेंट्स उसके ऊपर हैं, नालों के ऊपर हैं, नदियों के ऊपर हैं, या उसके नियर अबाउट हैं, जो वर्नरेबल एरियाज हैं, हुँ। उसकी वजह से हमारे नुकसानात ज़्यादा। अच्छा, हम केपीके की बात करें, साथ हम बलूचिस्तान, वहाँ पे भी माउंटेन एरियाज़ हैं, गिलगित में भी हैं। यहाँ पर क्या-क्या खतरात हैं? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान गिलगित। में भी ये देखें, बलूचिस्तान में ये है कि आबादी कम है, स्पार्स है,
और लेकिन वहाँ पे डेफ़िनेटली बारिश होगी या ऐसा कोई फ्लडिंग का होगा इवेंट, तो उससे जानी नुकसान और माली नुकसान उस उतनी हद तक नहीं होता जितनी हद तक हम केपी में ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। क्योंकि केपी में आबादी की जो शरह है वो ज़्यादा है, डेंसिटी उसकी सेटलमेंट नियर अबाउट है विसिनिटी के, जो हमारे हैज़ार्डियस एरियाज़ कह लें आ रहे हैं या रिवर राइन्स एरियाज़ के करीब हैं। इस वज़ह से वहाँ पे ज़्यादा होती है। जीबी में एज़ सच इवेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ये उसकी है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जीबी के अंदर जो है ना वो हॉट वेदर कुछ एरिया में ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया जाता है रादर देन कि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन अच्छा, उसकी। अगर यही सूरत हाल रहती है तो आगे आने वाले कोई 10 साल 15 साल देख लें, क्या नज़र आती हैं ये शुमाली इलाका जात केपी के जैसे इलाके? देखिए अगले 10-15 सालों में हमारा जो शिद्दत है वो बढ़ेगी। टेम्परेचर्स हमारे बढ़ेंगे और हमारी जो रेनफॉल की अक्रंस और वेरिएबिलिटी है ये इंक्रीज होगी और उसके इंक्रीज होने की वजह से हमें ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए। ये ठीक जो है। इंटरनेशनल रिसर्चेज हैं या जो और इदारे हैं उनकी भी रिसर्चेज हमें यही बता रही हैं। अच्छा, हम ना सुन लेते हैं खबरों में, हमारी आवाम को पता ही नहीं है, क्लाउड बर्स्ट। हम्म। असल क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट होता है कि आप बेसिकली ये एक किसी भी छोटे एरिया के ऊपर कम टाइम के अंदर एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाना, हुँ, उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। और जब वो छोटे एरिया के ऊपर कम टाइम में होगी तो वो एकदम से आपको फ्लड क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास उस फ्लड से निकलने का टाइम कम होता है। और मतलब अगर हम उसको इस तरह से देखें कि किसी जगह के ऊपर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो वहाँ से जो आबादी का इनखला है, हमने कोई इवैक्यूएशन उसको करवानी है, सेफ प्लेसेस पे लेके जाना है, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। इस वजह से क्लाउड बर्स्ट के ऊपर नुकसान रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है अगर हमने कुछ ऑलरेडी मेजर्स नहीं लिए हुए तो। ठीक है। अच्छा, पिछले हम क्लाउड बर्स्ट की बात कर लें तो अवाम ये कहती है कि बादल फट गए और बारिश आ गई और इसकी वजह से नुकसान हो गया। हालिया साल में बुनेर में जितना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ। इसके अलावा स्वात में भी रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट हुए। तो हमने क्या सीखा इन सब से? उसके बाद अब क्या होगा क्या? देखिए सीखा तो डेफिनेटली बड़ा कुछ है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उसके ऊपर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई जो केपी में उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान बना जो 2025 से 2030 में बन भी रहा है वो भी। उसके बाद इमरजेंसी ऑपरेशनल की उन्होंने चीज़ों को किया। सेकेंडली बेसिकली जो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो वहाँ पे कुछ हद तक बताए गए, लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि वो अगर हम पेशावर या इस्लामाबाद या लाहौर में अर्ली वार्निंग अगर इशू करते हैं तो क्या वो उस रिमोट एरिया तक प्रॉपरली पहुंची, उस बंदे तक पहुंची, वो हम इंश्योर नहीं कर पा रहे कि उसको। और उसके लिए हमने जो प्लान बनाया, मतलब प्लान्स हमारे पास हैं, केपी गवर्नमेंट ने भी वो जो उसे कंटीजेंसी प्लान कहते हैं वो बनाए हुए हैं उसकी। और फ्लड मैपिंग की हुई है, अपना सॉरी ये हाजिरडस मैपिंग की हुई है, सारी चीज़ें। बट वो उन चीज़ों के बावजूद हमें जो चीज़ चाहिए वो ये है कि हमने वो जो ऑल्टरनेटिव उसका एवैक्यूएशन प्लान बनाना था, बाकी चीज़ें जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा और टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमारे जो नुकसानात हैं वो जानी नुकसान भी और माली नुकसान भी वो काफ़ी अच्छा, बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हर साल इतना जानी और माली नुकसान की अब बात करें, इतना माली और जानी नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? कैसे रोक सकते हैं? देखें उसमें सबसे बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारी प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, लैंड यूज़ प्लानिंग। हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है, अर्बनाइजेशन है, वो हमारी बहुत ज़्यादा टूवर्ड जो हमने हमारी स्ट्रीम्स हैं नेचुरल उनके ऊपर, कुछ नालों के साइडों के ऊपर बनी हुई हैं। तो जिस टाइम भी हमारा ऐसा कोई भी इवेंट आता है तो सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस है वो उस आबादी को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को होती है। तो हमें ये इंश्योर पहले करें कि हमारी जो बिल्डिंग लॉज हैं या हमारे जो और हमने जो मैपिंग्स की हैं कि ये हमने हैज़ार्डियस जोन डिक्लेयर किया है उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको इंश्योर करें कि वो कंस्ट्रक्शन वो चीज़ें वहाँ पे ना बने, क्योंकि एक टूरिज्म एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो टूरिज्म ने भी वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा लाइवलीहुड का उनका डिपेंडेंसी है वहाँ पे।
तो हम सेफ जोन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन चीज़ें और अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग को उस चीज़ के ऊपर बिल्ड करें। अदरवाइज़ ये जो नुकसान जानी है ये होगा, क्योंकि और एफॉरेस्टेशन जो है, दरख्त काटे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ऊपर हमारे अनफॉर्चुनेटली एरियाज़ के अंदर, उसकी वजह से जब ये ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसके अंदर डेब्रिस भी आता है, उसके अंदर दरख्त भी आते हैं, चीज़ें आती हैं, वो हमारे पुलों को, हमारी बाकी चीज़ों को भी डैमेज करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें चाहिए कि हमें, और ये लोकल लेवल पे हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों को अवेलेबल भी है कि, और अगर नहीं भी है तो वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं या कोई और लोकल है वो बताता है कि ये जो नाला है ये बेसिकली पहले इतना चौड़ा था या इतना था, तो लोगों ने उसको तूर के उसको कंसाइज कर करके छोटा कर दिया है। तो हमने नेचुरल वेज वाटरवेज जो थे उनको जब बंद करने की कोशिश की है, तो नेचर जो है वो फिर अपना असल असल दिखाती है, और वो जब दिखाती है तो फिर वो अपना रास्ता एक दफ़ा पूरा कवर करती है। ठीक है। अच्छा, नेचर की बात कर रहे थे। अच्छा, हम इसको ना हर चीज़ को ही कह देते हैं कि यार वो कुदरती आफ़त थी। कुदरती आफ़त है या सिर्फ़ इंसानी नहीं, नहीं, गफ़लत है? इसको मेरे ख्याल में से ये कहना चाहिए कि कुदरती खतरा ज़रूर है। ठीक है, ठीक है, खतरात हैं। खतरा है, लेकिन हुँ, उसको आफ़त में बदलना जो है ना, वो हुँ, कुछ मैनेजेरियल साइड है। ह्यूमन मैनेजमेंट जो है हमारी और प्लानिंग जो है, उसने आफ़त में बदल देती है। ऐसे ही। अगर हम खतरा है, हमें पता है खतरा है, हम हुँ, उसकी मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग अगर बेटर वे से करें और हुँ, बेहतर तरीके से हम उसकी प्लानिंग्स कर लें, अर्ली सारी चीज़ों को सेटल डाउन कर लें, तो उससे ये होगा कि खतरे से नुकसान तो होता है, हुँ, लेकिन वो नुकसान नहीं होगा जो आफ़त की सूरत में होता है हमें। ठीक है। अच्छा, आज हमारे पास क्या वार्निंग का मौसर निज़ाम मौजूद है? हाँ, बिल्कुल वार्निंग के निज़ाम मौजूद है, उसमें हमारे 3 से 4 मेजर डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इनके साथ फिर लाइज़न हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, एंड रेस्क्यू 1112 की सर्विसेज वगैरह भी इसके साथ लाइज़न होती हैं। लेकिन बात ये है कि ये सफिशिएंट नहीं है। मतलब जिस तरह का हमारा केपी का टेरियन है, उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के मज़ीद इंस्टॉलेशन हमें चाहिए, ताकि हमें लोकलाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन है, वो एज़ अर्ली मिल सके और हम लोगों को उसके मुताबिक तैयार कर सकें, उसके रेस्क्यू प्लान्स बना सकें बेहतर ठीक तरीके है। से। अच्छा, अगर आज अल्लाह ना करे बुनेर में जैसा दोबारा क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो हमारे पास क्या है? कोई निज़ाम, मौसर निज़ाम है? देखिए, ऑपरेशनल कैपेसिटी तो हमारी एनहांस हुई है, पहले की निस्बत। लेकिन डेफ़िनेटली उस ऑपरेशनल कैपेसिटी के एनहांस की इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करती है इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ठीक है? अगर बुनेर में हमारे साथ ये हुआ और हमने फिर भी उन्हीं जगहों के ऊपर दोबारा कंस्ट्रक्शंस कर दी, ऐसा ही है। ठीक है? और उसके बाद हमने वो बिल्डिंग लॉज़ नहीं अडॉप्ट किए, हमने कोई उसकी मिटिगेशन मेजर्स नहीं लिए, तो देन तो डेफ़िनेटली दोबारा होगा। लेकिन जहाँ तक इदारों की बात है, इदारे अवेलेबल हैं, उनके रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, लेकिन डेफ़िनेटली वो, और ये है थोड़ा-सा कि शायद माइट बी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। हर ज़िले में उस तरीके से शायद आपको रिसोर्सेज़ नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन हैं। अच्छा, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से आपको नहीं लगता है कि आगाही की ज़रूरत है? पब्लिक लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी क्या हो रही है, नहीं हो रही? बिल्कुल आगाही की ज़रूरत है। इसमें आगाही के साथ-साथ जो हमारा जहाँ पे ये लाइकली टू बी अकर होता है, हैज़ार्ड प्लान, हैज़ार्ड मैप के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों को हमें रेस्क्यू की, इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग्स, या उसके लिए जैसे कोई सेफ प्लेस आइडेंटिफ़ाई करके वहाँ पे, कि खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो आपने यहाँ से मूव कैसे करना है? और किसको पहले मूव करवाना है? बूढ़ों को, बच्चों को, लेडीज़ को, और वो कैसे होंगे? कोई ऐसी वॉलंटियर सर्विस वहाँ पे, वॉलंटियर्स का कोई ग्रुप आपने ट्रेन करना है। इस तरह की चीज़ों की जो है वो ज़रूरत डेफ़िनेटली है। अच्छा, आपने अभी बात की चित्राल जैसे इलाके, इसके अलावा हमारे पास हुंज़ा है, इन जैसे इलाके हैं। इनके अंदर क्लाइमेट रिस्क कौन-सी चीज़ है जो ज़्यादा ख़तरे की अलामत बन सकती है? देखिए, टेम्परेचर राइज़ जो हैं, ये दोनों ऑल ओवर ही एक रिस्क है, क्योंकि ठीक है। 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ होने से, अकॉर्डिंग टू हमारे जो इंटरनेशनल रिसर्चेज़ हैं और पैनल्स हैं, उसमें 7% आपकी मॉइस्चर गेन होता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो आपकी
प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स बदल रहे हैं, रेनफॉल का पैटर्न बदल रहा है, रेनफॉल की अक्रेंस जो होगी वो पुराने मुताबिक नहीं रहेगी। जो हमारा हम हिस्ट्री में देखते हैं कि यार अब बारिशों का सीज़न शुरू हुआ है तो ये इस तरह से चलेगा, अब वो नहीं है। ठीक है। बारिश हम देख रहे हैं कि आज बारिश हुई है, कल नहीं होगी, एक ट्रेंड हम देखते हैं ना, लेकिन अब वो ट्रेंड्स उस तरीके से नहीं है। हम प्री मानसून शुरू हो जाता है, मानसून हम तो मानसून की बारिशों का सुनते आए हैं हिस्ट्री, लेकिन अब प्री मानसून में बारिश हो रही है, प्री मानसून में बारिश हो रही है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो मानसून अभी ख़त्म नहीं होता, तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो जब इसके साथ अटैच होती हैं तो वो मज़ीद इंटेंसिटी को क्रिएट कर देती हैं। ऐसा ही। उसकी वजह से हमारे ये जो एरियाज़ हैं, जो हिली टेरेन्स हैं, पर्टिकुलरली इसके अंदर एक फिनोमेना, उसे हम टेक्निकल ज़ुबान में ओरोग्राफिक कहते हैं, वो इम्पैक्ट आता है जब टेम्परेचर राइज होते हैं। तो वो ओरोग्राफिक इम्पैक्ट की वजह से आपकी रेनफॉल और रेनफॉल इंटेंसिटी बेसिकली इसको आप इस तरह से देख लें कि किसी ज़माने में या आज से कुछ साल पहले तक हम फोकस करते थे कितनी बारिश हुई, ठीक है, लेकिन अब फोकस उस वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कितने कम टाइम में हुई, इंटेंसिटी उसकी और ड्यूरेशन, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि उसकी वो अगर थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो वो हम उसे कैसे मैनेज करेंगे, ऐसा ही। वो हैज़र्ड या वो हमारे थ्रेट क्रिएट करती है। अच्छा, हमारे पास जिस रफ्तार से हमारे इन नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर से अब बर्फ़ पिघल रही है, क्या ये भी बड़ी ख़तरे की अलामत है? हाँ, इसमें खतरा देखें, दो खतरे हैं। एक तो ये है कि ये ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, ग्लेशियर मेल्टिंग से आपका फ्लो है वो बढ़ रहा है, जो रिवर्स के अंदर पानी आ रहा है वो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से आपकी फ्लड सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट होती है। लेकिन इसके इसके साथ साथ उसका एक अदर साइड पहलू वो ये है कि उसमें जो विंटर के अंदर जब ये ग्लेशियर खुदा ना खास्ता मेल्ट होके कहीं नियर अबाउट एब्सोल्यूट हो जाएंगे, होने के करीब होंगे, तो आपकी विंटर के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी कैसे होगी, तो उसमें ये खतरा है। लेकिन ये रिवर फ्लड्स की तरफ ज़्यादा जाएगा रादर देन के उसमें आए ये। ठीक है। अच्छा, ग्लेशियर लीक आउट ब्रस्ट फ्लड का ख़तरा कितना बढ़ गया है? काफ़ी है, काफ़ी है इस टाइम पे जो क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज होता रहता है, कभी कम या ज़्यादा उसकी मेल्टिंग रेट हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली जब वो हो रहे हैं तो उससे उसकी ये जो फ्लडिंग का ख़तरा है ये काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, शुमाली इलाकों में जो हमारी टूरिज़्म है उस पर भी असरअंदाज हुई है ये क्लाइमेट चेंजेस? असरअंदाज तो हुई है, लेकिन एक्चुअली टूरिज़्म में जो लोग जा रहे हैं ना, उनको भी उनके कुछ बिहेवियर या उनकी भी कुछ हमें ट्यूनिंग करनी चाहिए। वजह ये है कि हम उधर गंद फेंक रहे हैं, उधर हम चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, और उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है। होटल इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन, आप ट्री कटिंग्स की तरफ जा रहे हैं आप, ऐसा ही है। तो बेसिकली हम उसको हमें पहाड़ों को काट रहे हैं वो। पहाड़ों को काट रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, और उन दरख्तों को काट के हम वहाँ पे अर्बनाइजेशन को का ट्रेंड लेके आ रहे हैं। जबकि वो एरियाज़ जो हैं वो नैरो वैलीज़ हैं, स्लोप्स उनकी बहुत तेज़ हैं पहाड़ों की, तो वहाँ पे फिर इससे रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो पानी की रफ्तार उससे कहीं तेज़ हो जाएगी, क्योंकि उसे रोकने वाला दरख्त था, वो रोकेगा नहीं, तो वो शायद मल्टीपल टाइम स्पीड के साथ इफ़ेक्ट करेगा हमें। ऐसा ही है। अच्छा, अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ इन इलाकों में भी पानी की किल्लत भी पैदा हो सकती है। पानी की किल्लत तो ऐसा वहाँ पे पहले भी लोग जो डिपेंडेंसी है कोई वाटर सप्लाई पे तो नहीं है, वो तो नेचुरल स्ट्रीम्स के ऊपर ही ऐसा है। ही है। पानी की किल्लत इस सूरत में होगी कि जो अगर हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और हमारे फ्लोज जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो आबादी हमारी बढ़ रही है, तो आबादी की डिमांड को मीट करने के लिए और टूरिज़्म को मीट करने के लिए वो डेफिनेटली एक स्कार्स रिसोर्स है, हमें उसे ध्यान से यूज़ करना चाहिए। कमी की तो एक अलग बात है, लेकिन उसका यूज़ेज जो है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड और अच्छे तरीके से करें। अच्छा, शुमाली इलाकों में लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए क्लाइमेट चेंजेस में? या ओवरऑल ही हम इसको कह लेंगे, अगर बारिश है तो उससे भी एहतियात करनी चाहिए, अगर मेल्टिंग ग्लेशियर से मेल्टिंग हो रही है तो वो भी उससे भी एहतियात करनी चाहिए। देखिए,
क्लाइमेट चेंज में उन्हें वैसे तो ओवरऑल ही जैसे आपने कहा कि उस ध्यान हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए उसको, हुँ, कि बेहतर है कि हम उसका मिटिगेशन मेजर्स जो हैं या उसके रिजिलिएंट जो हैं वो हम उसको करें, अडॉप्शन रिजिलिएंट अडैप्शन करें। और उसमें क्योंकि टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ होने से उस वहाँ की जो लोकल एग्रीकल्चर है हुँ, वो भी डिस्टर्ब होती है। हुँ, और प्रेसिपिटेशन से भी जो रेनफॉल है उससे भी डिस्टर्ब होती है जब हुँ। होंगी। तो हमें वहाँ पे कुछ कोई ना कोई लोगों को उस चीज़ को वहाँ की सूरत हाल के अकॉर्डिंग मेजर्स लेके हुँ। एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, इन इलाकों में शुमाली इलाका जात की जो हुकूमतें हैं, उनकी जो तैयारियाँ हैं, उसको कैसे देखते हैं इस हवाले से? क्लाइमेट चेंजेज़ के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, दूसरे इलाकों को ले लें। तैयारी तो सारी गवर्नमेंट्स ही कर रही हैं, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसके काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन और हुँ, किया गया है। तैयारी तो कर रहे हैं, बट वही बात कि तैयारी का जो लेवल है वो हमारा उस तरीके से शायद अभी हुँ। तक नहीं पहुंच सका कि हम उस क्लाइमेट रिस्क को पूरी तरह से मिटिगेट कर लें। ठीक है। अच्छा, एक मंसूबा था बिलियन ट्री मंसूबा, बिल्कुल। कामयाब रहा? देखिए, सिर्फ जो दरख्त लगा देना है ना, वो हुँ, कोई मतलब वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ। लेकिन उसको उससे कह देना कि सिर्फ हम सारे पैरामीटर्स मसलों ले का हल लेंगे, नहीं यही है। ये है वो नहीं है। हुँ, पर्टिकुलरली उसका सर्वाइवल रेट, कि वो कितने, अगर हमने बिलियन लगाए तो उसमें से कितने बचे और वो कितने साल तक अभी ऐसे ही तक है। चले, ये सारी चीज़ें उसके उसकी इफ़ेक्टिवनेस को हुँ, मेज़र करने के लिए हैं। ग्लोव्स के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन हुँ, उसमें ये होगा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो दरख्त लगाने की वजह से पानी की स्पीड कम हो जाएगी। हुँ, ठीक है, उससे अगर हमारी कोई ऐसी जगह है तो पानी को रिचार्ज करने में, हुँ। सॉइल जो कटाव होता है वो कटाव कम होगा। ऐसे ही। तो इस तरह के जो फ़वाइद हैं वो हुँ, डेफ़िनेटली प्लांटेशन से होते हैं। लेकिन सिंगल आउट हम कह दें कि प्लांटेशन से कोई इस तरह की चीज़ होगी, वो डेफ़िनेटली नहीं है। ठीक है। अच्छा, दरख्त लगाने से कौन-कौन से मसाइल, ये आपने अभी बात की कि वो मसला हल हो जाएगा। अवाम को बताने की ज़रूरत है कि दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है, जिससे आपके ये मसले हल हो सकते हैं, ये दरख्त से देखें, नेशनल लेवल के ऊपर। दरख्त से पहली तो बात ये है कि आपका टेम्परेचर कंट्रोल ऐसे ही। और कार्बन वो एब्ज़ॉर्ब करता है, ये एक चीज़ है। हमारे यहाँ पे ये जो स्मोक्स के और इस तरह के इश्यूज़ हैं, हुँ, केपी में तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल हमारे ऐसे ही। पाकिस्तान में तो ये चीज़ है। तो वो मसाइल हल होंगे। दूसरा ये कि इसको हमारे पास एक, जहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस नहीं है या बर्निंग के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो हमारे लिए फ्यूल का काम देता है ये, वो है। जब हम वो थर्डली चीज़ ये है कि माइक्रो क्लाइमेट में ये इम्पैक्ट डालेगा आपकी। हुँ, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि हम लोकल वैराइटीज़ होती हैं, लोकल जो दरख्त हैं वो टेक टाइम लेते हैं और हमें इसको लॉन्ग टर्म में ही देखना पड़ेगा। ठीक है। और आज हम अगर इसे अडॉप्ट करना शुरू करते हैं तो वी विल हार्नेस माइट बी आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। ठीक है। तो हमने जितनी कटिंग कर दी है तो उसके इम्पैक्ट्स। अच्छा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो हमारा निज़ाम है, उसमें वाक़ई बेहतरी आई है? क्या काम कर रहे हैं? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी बेहतरी पहले तो था ही नहीं किसी हुँ, ज़माने में। फिर बहरहाल ये जब बना तो उसमें ये हुआ है कि उन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए, ठीक है। कंटीजेंसी प्लान्स बनाए, ऑपरेटिव हैज़र्ड मैप्स बनाए। हुँ, उससे उनको ये, उन्होंने ये आइडेंटिफ़ाई किया कि कौन से ज़िले जो है ना वो मोर सेंसिटिव हैं ठीक और है। कौन सी जगह जो हैं वो लेस सेंसिटिव हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसर्न्ड एरियाज़, डिस्ट्रिक्ट्स को हुँ, दी। इस हद तक उन्होंने काफ़ी काम ठीक है। किया। आगे है उसकी ऑपरेशनैलिटी, कि हुँ, वो इम्प्लीमेंट कैसे हुए या हुए नहीं हुए, वो एक कह लें कि थोड़ा-सा उसमें वल्नरेबल ऐसे ही। अभी भी काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अगर आप क्लाइमेट चेंजेज़ को देखते हैं ओवरऑल पाकिस्तान में, उसके हम कंपैरिज़न कर लें इंटरनेशनल, आपने कई मुल्कों की क्लाइमेट चेंजेज़ के ऊपर काम देखे होंगे, उनकी वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी। किस कैसा फ़र्क है ये? पाकिस्तान में कहाँ पे खड़ी हैं क्लाइमेट चेंजेज़ के ऊपर जो अवेयरनेस है, और इंटरनेशनली अगर दीगर ममालिक की देखी जाए? दीगर ममालिक में तो हमारी कंट्रीब्यूशन ही बहुत थोड़ी है, हुँ, लेकिन हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा ठीक है, है जीएचजी एमिशंस के अंदर। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये सारी चीज़ें अवेयरनेस है लोगों के अंदर,
लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब गवर्नमेंट ने, एनजीओज़ ने, दूसरे डिपार्टमेंट्स ने अवेयरनेस क्रिएट की है, फर्दर अभी चल भी रही है अवेयरनेस। उसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सारे लोग ही इसमें कंट्रीब्यूट अपना कर रहे हैं। बट डेफिनेटली द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आइदर वी हैव अ फाइनेंसेस, ठीक है, वो फाइनेंसेस जो हैं वो हमारे पास उतने फाइनेंसेस नहीं हैं अगर हम उसको फॉरेन कंट्रीज़ या यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ कंपेयर करें हम अपने आप को। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वी कैन यूटिलाइज देम, अगर बेहतर तरीके से करें तो डेफिनेटली बेहतर रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, हुकूमत की, हम केपीके की बात कर रहे हैं, यहाँ इन इलाकों में हुकूमत की आपने कामयाबी क्या देखी इन चीज़ों क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या कोई नाकामी नज़र आई आपको? देखिए, नाकामी तो नहीं कह कह सकते हम, कामयाब मतलब इम्प्रूवमेंट्स हैं। अच्छा, डेफिनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को डेवलप किया नेशनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलके, और उसकी वजह से वो जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश की। लेकिन अभी क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है वो फ्रेगमेंटेड है, तो वो जो कोऑर्डिनेशन है ना वो हमारी उतनी शायद बेहतर नहीं हुई, और हमारा जो इन्फॉर्मेशन या हमारी वार्निंग्स हैं वो उस एंड तक नहीं प्रॉपर शायद पहुंच सक रही हैं अभी भी। उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान को क्लाइमेट हॉटस्पॉट करार देते हैं, ये क्यों? उसके बेसिकली वर्नेबिलिटी की वजह से, क्योंकि हमारा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी पॉपुलेशन एक बिग साइज पॉपुलेशन है और ग्रोइंग रेट पॉपुलेशन है हमारी, हमारी डिपेंडेंसी, कमज़ोर मईशत हमारी, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करती हैं हमारी वर्नेबिलिटी के अंदर। तो हम, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा जो लेस देन 1% हमारी कंट्रीब्यूशन है जीएचजी एमिशंस के अंदर, ठीक है, बट हमारा वर्नेबिलिटी इंडेक्स जो है, वर्नेबिलिटी हमारी लेवल जो है वो 8th है। तो उसकी यही रीजंस हैं कि हमारा उसके ऊपर, और हमारे पास मिटिगेशन और फाइनेंसेस इतने नहीं हैं, और अडेप्टेशन प्लान हमारे उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, देखने में ये आता है कि पाकिस्तान आलूदगी कम फैलाता है, मुतासिर सबसे ज़्यादा है। वो उसकी रीज़न यही है कि वर्नेबल है ना हम, वरना अदरवाइज तो हमारी, और आलूदगी फैलाने का मसला ये है कि आलूदगी कोई भी फैलाएगा, एक वर्ल्ड में अगर कोई एक कोने पे भी फैला रहा है तो वो तो सारी जगहों पे जाएगी। कंट्रीब्यूटर तो हम नहीं हैं, लेकिन इफेक्टिव हम ज़रूर हैं उसके। ठीक है। अच्छा, आलमी इदारे जो हमें वार्निंग्स दे रहे हैं, क्या हमारे लोग उसको संजीदा ले रहे हैं? उसमें मैं एक हुकूमत की बात नहीं करूँगा, मैं उसको, हमारी जो एनजीओज़ हैं, हमारे इदारे हैं, वो इसको संजीदा ले रहे हैं? लेते हैं, संजीदा लेते हैं, और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में भी रिसर्चेज़ उसके ऊपर हो रही हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोकल लेवल पे पूरे पाकिस्तान में ही उसकी कुछ ना कुछ प्लान्स, कुछ ना कुछ मिटिगेशन या रेजिलियंस से रिलेटेड उससे चीज़ें चल रही हैं। अ, फिर वही मेन चीज़ आ जाती है कि वो रेजिलियंस से रिलेटेड चल रही हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंसेस चाहिए। तो वो जो फाइनेंसेस हैं फ्रॉम वेयर दे कम, ठीक है, लोग हमारे पास प्रोविंशियल या नेशनल फेडरल गवर्नमेंट के पास शायद उतने फाइनेंसेस नहीं हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमें अगर इंटरनेशनल किसी एजेंसीज के पास जाना है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनके जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा होती हैं कि वो शायद हम उस कर नहीं पाते या करते नहीं हैं। अच्छा, हम फाइनेंस की बात कर रहे थे, एक चीज़ है क्लाइमेट फाइनेंस, उससे पाकिस्तान को वाकई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो होता है, हुआ है, फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है जितना हमें ज़रूरत है क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों में फाइनेंस करने की, वो बहुत बड़ी है। और ठीक है। अच्छा, सैलाबी इलाकों में बात करें, इन इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज़, अगर शदीद सैलाब की वार्निंग आए, कुछ लोग नहीं छोड़ते, उनको क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि अगर शदीद सैलाब की वार्निंग अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो आप के पास सेफ प्लेस पे जाने के अलावा कोई हल नहीं है। और ये बिहेवियर हमें डेफ़िनेटली चेंज करना है, करवाना है, लोगों को एजुकेट करके, लोगों को थोड़ा-सा ट्रस्ट दे के कि जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है, उसके ऊपर आप अमल करें। क्योंकि हमारा अभी तक जो रिस्पॉन्स है ना बेसिकली इसमें, वो है
जब कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसके ऊपर जाते हैं। ऐसा ही है। हमें थोड़ा-सा अपने रिस्पॉन्स को उससे पहले की तरफ लेके बिल्कुल। जाना है कि अक्रंस से पहले हम उसको कुछ ना कुछ उसके हुँ। मेजर्स ले लें, रादर दैन कि हम उसके बाद उसकी इमदाद या उसकी कोई रिकंस्ट्रक्शन या उसके कुछ और पैरामीटर्स जो हैं उनको सेट करते जाएँ। हमारे जो एक चीज़ आती है, हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें हमारे एक टूरिस्ट भी आते हैं। वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गंद फेंकना, मिसमैनेज करना, हुँ। मतलब उसका देखें हर चीज़ का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है क्लाइमेट के ऊपर। ऐसा ही। शॉपर्स फेंक देते हैं और बिहेव मतलब नहीं करते हैं, या लोकल अथॉरिटीज़ के साथ आप थोड़ा-सा उसको कोऑर्डिनेट करें। हुँ। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें पर्टिकुलरली नहीं करनी चाहिए। हुँ। और जो एडवाइस अगर वो दे रहे हैं तो उस एडवाइस के ऊपर अमल करें। लास्ट टाइम कुछ साल पहले या ये लास्ट ईयर की बात है, हुँ। उन्होंने एडवाइस किया आप लोग ना जाएं उस एरिया के अंदर, हुँ। क्योंकि कुछ खतरा है, ब्लॉकेज का खतरा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, लेकिन हमारे लोग फिर भी गए। ऐसा ही है। और उसकी वजह से फिर काफ़ी फंड्स गए, फिर उनके इवैक्यूएट करने का एक मसला गवर्नमेंट के लिए बन गया। सो हुँ। हमें वो जो, और प्रायर टू हमें ट्रैवल, हमें जो एनडीएमए, पीडीएमए या और जो इदारे हैं वो अगर कोई अपनी एडवाइजरी सर्विस एडवाइजरी दे रहे हैं तो उसको हमें देख लेना चाहिए। हुँ। हम ताकि मूव ही ना करें अगर ऐसी कोई खुदा ना खास्ता कोई कैलेमिटी कुछ ऐसा उस। ही है। बस मसला ये है ना कि हमारे अवाम, अभी रिसेंट एक मैं वाक़या देख रहा था, वो किसी ने कोई नारान वाली साइड पे कोई दरिया के अंदर वो कोई अपना डाला लेके चले गए थे जनाब, और वो ऐसे ही हम बेवकूफ़ी करते हैं और जिसकी वजह से फिर हम खुद मुसीबत का शिकार होते हैं और हम नाम सही जो है। है वो इदारों के ऊपर इदारों डाल के देते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रेस्क्यू टीमें पहुँचने में भी टाइम लगेगा और सही आप है। खुद इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ें ना करें जिसकी वजह से आपकी जानी और माली नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे जो नदी नाले हैं, उनके करीब रहने वाले लोग हैं, उनको आपका क्या मशवरा है? पहला तो मशवरा ये है कि ये जो नदी नालों के ऊपर घर ना बनाएं, हुँ। उससे थोड़ा सा हट के जो सेफ डिस्टेंसेस होते हैं और सेफ प्लेसेस हैं उनके ऊपर हुँ। बनाएं। दूसरा ये कि अगर वहाँ पे खुदा ना खाता आपका घर पहले ऑलरेडी है और आप ये सिचुएशन देख रहे हैं कि उसमें कोई पानी आ रहा है या कुछ ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन या साउंड्स आ रही हैं, पत्थर मूव होते हैं तो उससे एक साउंड क्रिएट होती है। ऐसे ही। ऐसी कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो आप फ़ौरन वहाँ से मूव करें किसी सेफ प्लेस के ऊपर। हुँ। और सबसे बेहतर तो और सबसे बेहतर है कि आप उस जगह के ऊपर ना रहें। हुँ। और फ्यूचर में भी वो जगह जो है ना, वो गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह की चीज़ें इंश्योर करवाए कि ये जो एरिया है ये हुँ। सेफ जोन नहीं है, तो आप इससे बाहर। अच्छा, हमारी ना ज़िंदगी बहुत तेज़ हो चली है। हम आईटी में आजकल बहुत तेज़ हो गए। एक आम आदमी को आप क्या कहेंगे कि वो अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या करे? यार दरख्त लगाए, हुँ। सबसे बेहतर चीज़ है। उससे हमारे टेम्परेचर्स जो हमें कंटिन्यूअस राइज़ की हुँ। तरफ ट्रेंड है हमारा, वो कुछ बेहतर होंगे। उससे हमारे फ्लोज़ जो हो रहे हैं उनमें हुँ। बेहतरी आएगी। उससे वो पीक्स जो हमें एकदम से आती हैं वो टूटेंगी। और पानी और एनर्जी का इस्तेमाल जो है ना, वो हुँ। हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल रिसोर्स है हुँ। जिसका हमें कदर नहीं है अभी। ठीक है। और हम पहले ही ये काफ़ी नीचे आ गए हैं अब पर कैपिटा हमारी जो हुँ। अवेलेबिलिटी है उसमें। अच्छा, हमारा एक नौजवान तबका भी है, वो क्या करे इस क्लाइमेट चेंज की जंग में? उनको क्या आपकी एडवाइस है? देखिए वो अवेयरनेस कैंपेन्स में और दैट्स द पॉइंट। उसमें चीज़ों में हिस्सा लें। एक से उनका भी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। हुँ। सेकेंडली वो एक सोसाइटी के बड़े उसमें मूव करेंगे, वैल्यूएबल एसेट के तौर पे ऐसे एक ही। मूव करेंगे। और डेफिनेटली नेशनल कॉज है तो हमें उसको मिटिगेट करने में, उसमें से हुँ। निकलने में मदद करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आपको केपी गवर्नमेंट को या इन इलाकों के, पहाड़ी इलाकों के जो हुकूमतें हैं, उनको कोई मशवरे देने हों को 2-3, तो वो क्या होंगे? यार लैंड यूज़ प्लानिंग अपनी और इम्प्लीमेंटेशन, हुँ। वो आई थिंक सो हमें उधर बेहतर कर लेनी उसमें चाहिए। क्या खलाज़ हैं? हाँ, लैंड यूज़ प्लानिंग से ये मुराद है कि जहाँ पे हमें एरियाज़ आइडेंटिफाई करने चाहिए, जहाँ पे हुँ। हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी चीज़ों को बिल्ड करना है, अपने घरों ठीक को है। बनाना है। हुँ। हम उन जगहों के ऊपर घर ना बनाएँ जो नदी नालों के उस सर के ऊपर हैं, हमारे हुँ। बाकी चीज़ों में पे हैं। और इसी तरह उसके बाद हमारी इंटीग्रेटेड जो वाटरशेड मैनेजमेंट होती है हुँ। उसको हम इम्प्रूव करें।
उससे कि हमारी वहाँ की जो ओवरऑल एक क्लाइमेट है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अगर यही रफ्तार रहती है क्लाइमेट चेंजेस से पैदा होने वाली सूरत हाल की, तो 2035 तक 9 10 साल बाद आप क्या नक्शा देखते हैं इस पूरे खित्ते का? हमारे पास अगर इसी तरह हमारी रहेगी तो अल्टीमेटली हमारा जो रेनफॉल का पैटर्न है वो शिद्दत इख्तियार करेगा। ये उसमें ये नहीं है कि हम कहें कि टोटल में कमी आएगी, लेकिन वो कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे नहीं होगी। उससे हमारे पास अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ बढ़ेंगे और हमारी एग्रीकल्चर, हमारा बाकी जो है लोगों की माइग्रेशंस शुरू होंगी। जहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होगा, ज़ाहिर सी बात है, वाटर इज़ लाइफ, तो वो नहीं अवेलेबल होगा तो लोग मूव करेंगे समवेयर एल्स, एडजेसेंट एरियाज या कहीं पे और टेम्परेचर अल्टीमेटली हमारे राइज हो रहे हैं तो वो भी इम्पैक्ट डालेंगे। अच्छा, हमारे कुछ इदारे हैं, पीडीएमए है, एनडीएमए है, वो क्या काम कर रहे हैं? कोई बेहतरी लेके आए हैं अपनी चीज़ों में? उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, नेशनल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे उन्होंने बनाए। उसके बाद कंटीजेंसी प्लान्स हैं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हमने उससे निपटना कैसे है, हमने उसकी ने लोगों को निकालना कैसे है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं और अब डिपार्टमेंट कौन कौन से कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो वो एक कंटीजेंसी प्लान। फिर हैज़र्ड मैप्स उन्होंने बनाए, फिर वो वार्निंग्स जो हैं अब वो जारी करते हैं मानसून के अंदर भी और थ्रू आउट द ईयर। वो ऐसी कोई भी खुदा ना खास्ता कोई क्लाइमेटी या कोई इस तरह का मसला होता है तो वो तो ये है कि उससे आपको इंफॉर्मेशन तो मिल रही है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को मज़ीद हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत इस तरीके से है कि शायद रिमोट एरिया में हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं लगे हुए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हम अगर अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करवाएं मज़ीद, तो वो हमारे पास लोकल इन्फॉर्मेशन की मज़ीद अवेलेबिलिटी और रिस्पॉन्स हमारा और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अरसम साहब, आखिर में अगर मैं आपको कहूँ, आप इन इलाकों में रहने वाले आवाम को क्या मशवरा देंगे, तो वो क्या हो? कीप सेफ और अच्छी तरह, मतलब जो जैसे मैं पहले कहा कि अपने आप को सेफ रखें, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश करें, रेजिलियंस की तरफ जाएं, अडेप्शन करें और लेकिन उसके साथ लड़ना कोई बहादुरी या कोई मुनासिब चीज़ नहीं है कि हम उसको उसमें वार्निंग आई भी है और हम उसके बावजूद वहाँ पे बैठे रहें, क्योंकि जी, हमारा बिल्कुल, बिल्कुल, इस तरह ही। अरसम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके थैंक यू। कीमती वक़्त का। जी, बिल्कुल जी, क्लाइमेट रिस्क जो है उसका सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सूबे उसका हिस्सा हैं और इससे बचना आपने, मैंने, हुकूमत ने मिल के है, इसके ऊपर हमें आगाही की ज़रूरत है। जब तक आगाही नहीं होगी, हम इसमें कामयाब मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकते। फ़िलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।